दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं घटना चक्र जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है उसका। इसमें हम हिस्ट्री का एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत से शुरुआत करेंगे। ये 68वीं बीपीएससी तक का अप टू डेट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन जो है सीडीपीओ का भी इंक्लूड किया गया है। इससे पहले जो 67 तक जो क्वेश्चन बैंक आते थे इसके बीपीएससी का, उसमें ये सीडीपीओ और बिहार बीपीएससी असिस्टेंट वगैरह का क्वेश्चन इंक्लूड नहीं रहता था। और 68 वाला इसलिए आप लोगों को पढ़ना चाहिए क्योंकि सीडीपीओ का क्वेश्चन और बिहार असिस्टेंट जो बीपीएससी असिस्टेंट का जो क्वेश्चन होता है वो रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए आपको ये नया वाला एडिशन से पढ़ना चाहिए और वीडियो भी देखना चाहिए। देखिए, ये भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत का इतिहास से स्टार्ट होगा। इसमें देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपको मेरा वीडियो क्यों देखना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे वीडियो में आपको तो एक ट्रिक से याद करने को मिलेगा और सारा क्वेश्चंस मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस का जो फैक्ट होता है उसको ट्रिक से याद करवाया जाएगा, मतलब निमोनिक्स का यूज़ करके। और लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप एडू स्टडी हब का चैनल जो है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ऐड हो करके और जितना भी वहाँ पे PDF है वहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने ये पूरे प्राचीन इतिहास से लेकर के पूरे मॉडर्न इंडिया तक का नोट्स बनवाया है। ठीक है, ये पूरा आपका नोट्स रहेगा। आपको एक बार केवल वीडियो देखना है और बुक को एक बार केवल रीड करना है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सेम टू सेम जो आपका ये पूरा घटना चक्र का बुक है उसका शॉर्ट नोट्स भी बना दिया गया है आपके लिए। तो इसका भी वीडियो आएगा, ये शॉर्ट नोट्स का भी वीडियो आ जाएगा। और अभी फ़िलहाल आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा कुछ दिनों में। तो देखिए, अब देखिए कि इसमें पूरा इंक्लूड है कि नहीं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इंक्लूड है कि नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन है भारतीय पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। देखिए कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ भी दिया हुआ है, ओल्ड मेहरगढ़ से। और न्यू जो है कोल्डिहुआ है। तो देखिए यहाँ पे कोल्डिहुआ भी दिया हुआ है, लहुरा देव ये भी दिया हुआ है फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट। उसके बाद मेहरगढ़ से आपका पशुपालन का और गेहूँ का मिला है, तो गेहूँ का लिख दिया गया है यहाँ पे। और कोल्डिहुआ से आपका चावल का मिला है, तो ये भी इंक्लूड कर दिया गया है। दूसरा है आपका निम्नलिखित में से किसको कैलकुलेटिक युग भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है ना, कैलकुलेटिक युग ताम्रप्रसान, तो ये आपका सी ऑप्शन ताम्रप्रसान युग। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन, तो लाल रंग से रंगा हुआ है। देखिए यहाँ पे तो लाल रंग से, इसका नीचे काले रंग का एक्स्ट्रा फैक्ट्स में दिया हुआ कि नीचे काले रंग का वो लेप लगा दिया जाता था, जिसके कारण भूरे लाल रंग का रहता था और नीचे लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी। ठीक है, और नीचे जो था आपका निचला हिस्सा काले रंग का था। तो देखिए यहाँ भी काले रंग का बना दिया गया है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि प्राग ऐतिहासिक और हिस्टोरिक इंडिया, और बीच में जो पड़ता है वो 2500 BC से लेकर के 600 BC आदि ऐतिहासिक, मतलब हड़प्पा सभ्यता आपका आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो इतने से तो आपको मतलब कन्फर्म हो गया होगा कि जितना भी इसके अंदर में फैक्ट्स या एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो दिया गया है बॉक्स में, इन सारे को यूज़ मतलब पूरा शॉर्ट नोट्स बना करके ये पूरा आपका देखिए 8 से 10 पेज में पूरा मॉडर्न इंडिया तक का पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट किया गया है। इसी तरह से आपका जो बिहार का मॉडर्न इंडिया आता है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, वो भी आपका पूरा नोट्स बनवा दिया गया है। उसको आपको PDF जल्द से जल्द मिल जाएगा। इसलिए अभी फ़िलहाल आप इस वीडियो को देखिए और आराम से एक बार खुद से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स और उसका वीडियो दोनों PDF और वो उसका वीडियो दोनों मिल जाएगा आपको। तो ठीक है, लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास को देखने जा रहे हैं। ठीक है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो मेहरगढ़ से। तो इसको कैसे याद रखना है, तो देखिए मेहर जो होती है, ये पत्नी को बिहार में मेहर बोला जाता है, चाहे मेहरी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पहला मतलब कृषि साक्ष्य कब होगा, जब आदमी को परिवार का चिंता रहेगा तभी कृषि करेगा वो। अगर कोई वैराग्य आदमी होता है, जैसे केवल साधु होता है, तो वो तो कृषि करेगा नहीं। तो जिसके पास मेहर होगी मतलब मेहरी होगी, जिसके पास पत्नी होगी, उसके पास परिवार होगा, परिवार को खिलाने के लिए आपका पशुपालन भी करेगा वो और कृषि काम भी करेगा। ठीक है, तो इससे मेहरगढ़ आप याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ये याद रखना है कि ये जो था पुराना था मेहरगढ़, अभी नया जो मिला है सबसे पुराना साक्ष्य जो है वो कोल्डिहुआ जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तो अभी हाल फिलहाल में ये उजागर हुआ है और ये प्रयागराज ज़िले में बेलन नदी के तट पे स्थित है ये। तो इसलिए इसका क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जा रहा है। अगर ये भी हो सकता है कि आप की बार से ये नया फैक्ट पूछ सके, तो आपको याद रखना होगा कि नया हिसाब से मेहरगढ़ उसका आंसर नहीं होगा, कोल्डिहुआ आंसर होगा उसका, जहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है।
और मेहरगढ़ से आपका गेहूँ का साक्ष्य मिला है। गेहूँ का साक्ष्य ऐसा भी याद रख सकते हैं कि मेहर जो होती है मतलब पत्नी जो रहेगी वही ना मतलब ये गेहूं का रोटी बनाएगी। तो रोटी बनाने के लिए ज़्यादातर औरतों को मतलब रखा जाता है, ठीक है। औरत ही ज़्यादातर रोटी अच्छे से बनाती है और मर्द जो है वो चावल बना सकता है खुद से। और जो लड़के होंगे उनको भी पता होगा कि वो ज़्यादातर चावल ही खाते होंगे क्योंकि उन्हें रोटी कम ही लोगों को बनाने आता है, और जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें रोटी भी बनाने आता है। तो मेहर से मेहरगढ़ में गेहूँ का साक्ष्य मिला है, गेहूँ का। और आपका लहुरा देव या कोल्डिहुआ में आपका चावल का साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित में से कैलकुलेथिक युग भी कहा जाता है किसको? ताम्रपाषाण को। तो ताम्रपाषाण युग को कैलकुलेथिक युग भी बोला जाता है। कैलकुलेथिक युग में मतलब क्या होता है? कैल्को मतलब होता है तांबा और लिथिक मतलब होता है औजार, ये जो पत्थर और तांबे का औजार जहाँ पे यूज होता था जिस काल में, उसको कैलकुलेथिक युग बोलते हैं। अगला है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन बने होते थे। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन सामान्यतः जो रंग होता था वो मिट्टी का बनता था बर्तन, और उसका जो ऊपर से कलर कर दिया जाता था रेड कलर का, और निचले स्तर पे ऐसे करके, ऐसे मान लेते हैं अगर मतलब ये सुराही या कुछ भी बना हो तो नीचे ये पूरा रेड कलर का रंग दिया जाता था और नीचे जो था ब्लैक कलर का ये मार्क कर दिया जाता था। ब्लैक कलर का इसलिए रंगा जाता था, पुताई किया जाता था क्योंकि ये ब्लैक कलर जो है ब्लैक कलर से इसलिए किया जाता था क्योंकि ब्लैक कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है और अच्छे मतलब जल्दी से जल्द खाना पक जाएगा और कम हीट पे भी। तो वहीं यहाँ पे दिया हुआ है सारा जो मैंने बताया वो डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि रंग जो था लाल रंग की पुताई की जाती थी और काले रंग के विभिन्न कलर चित्रकारी भी किया जाता था उस पर। आपका सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक कैसे बोलते हैं? देखिए, आद्य ऐतिहासिक ऐसे काल को बोलते हैं जहाँ पे लेखन जो है, लेखन है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। लेखन तो है और लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। अगर देखिए तो इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक में बोलते हैं कि ना ही ऐतिहासिक है और ना ही प्राचीन, मतलब वो पूरा जो पुराना काल जो है वो प्राग ऐतिहासिक जो, मतलब देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद का जो काल मतलब 600 BC से जो स्टार्ट होता है 2300 से लेकर के 600 BC तक, मतलब 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के काल को हम आद्य ऐतिहासिक में रखते हैं। और इससे पहले जो काल है उसमें ना ही हमें लेखन शैली मतलब उस समय विकास हुआ था, ना ही हमें कोई लिखित प्रमाण मिला है हमें, ठीक है। इससे पहले वाले काल का है। और इसके बाद वाला काल जो है 600 BC के बाद का काल जो है महाजनपद काल स्टार्ट हो जाता है, तभी से हमें सारा लिखित प्रमाण मिलना शुरू हो गया है। तो उसको हम 600 BC के बाद वाले काल को हम हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, मतलब ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और आद्य ऐतिहासिक बोलते हैं कि जिसमें लेखन शैली का तो मतलब विकास था और लिखा हुआ मतलब हमें साक्ष्य भी मिला है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। उसके बाद अगला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे पक्की ईंटों से बनी इमारत भी मिले हैं। पूजा स्थल जो है, पूजा स्थल नहीं मिला है। पूजा स्थल मतलब जमी, ये देखिए पूजा स्थल के तौर पे केवल ये स्थान वगैरह मिला है जहाँ पे कुछ मूर्ति वगैरह रख करके केवल पूजा किया जाता था, वहाँ पे मंदिर नहीं बना था, ठीक है। तो कला और वास्तुकला भी वहाँ पे अच्छा था क्योंकि वहाँ पे जो ग्रिड सिस्टम में सारे घरों को बसाया गया, मतलब ये सारे कॉलोनी को बसाया गया था। गाँव और शहर जो भी थे वो सब पूरे ग्रिड सिस्टम में बसे हुए थे। गाँव नहीं थे, शहर ही थे, क्योंकि ये पहला शहरी सभ्यता है हमारा इंडिया का। तो ये ग्रिड सिस्टम में बसा हुआ था, तो कला और वास्तुकला में आगे था और पक्की ईंटों से बनी इमारत भी थी वहाँ पे। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि पक्की ईंटों से बनी इमारत मोहनजोदड़ो का विशाल स्नागार है और अनागार प्रमुख है। और उसके बाद सतह पक्की ईंटों से पूरा मतलब जिप्सम से मोर्टार द्वारा जोड़ा गया रहता था और पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला और उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। तो उन्नत व्यापार भी इसका मुख्य विशेषता था। तो अगर आगे अगर ऑप्शन में देता है तो ये भी आपका सही होगा कि उन्नत व्यापार भी था वहाँ पे। अगर वो शहरी सभ्यता उसी को बोलते हैं जहाँ पे व्यापार हो रहा हो, ठीक है। तो उन्नत व्यापार भी था। सुनियोजित वास्तुकला जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो भी था। वहाँ कई पक्की ईंटों से बने इमारतें थी। उसके बाद ये हो गया आपका, उसका नाली का भी व्यवस्था था पूरा सही तरीके से। अगला है कि किसे हम, ये देखिए बीपीएससी के सीडीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2009 में, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है? तो लोथल को हम मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो आपको केवल सीडीपीओ में ये पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा एकदम। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहर में से एक है, ठीक है। मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है इसे। आधुनिक गुजरात राज्य में यह स्थित है। पहली खुदाई ये
एसआर राव ने इसे किया था। और ये जो है लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है। तो लोथल को भोगवा नदी का कैसे कनेक्ट करेंगे, तो लोथल को लोथ समझते हैं, लोथ उनको बोलते हैं जो डिजेबल्ड लोग होते हैं। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो कनेक्ट करने के लिए, थोड़ा याद करने के लिए ये सब चलता है, इसके लिए सॉरी। तो लोथल जो है आपका लोथ समझेंगे, लोथ उनको बोलते हैं जिनका पैर काम नहीं करता है। तो उनको हम यही बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये किसी न किसी जन्म का पाप को भोग रहा है, ठीक है। तो भोग रहा है मतलब लोथ है, इसके मतलब वो किसी न किसी पाप को भोग रहा है, मतलब भोगवा नदी के किनारे लोथल आपका है। लोथल जो साइट है वो भोगवा नदी के किनारे है। इसी तरह से आपको ट्रिक से पूरा फैक्ट्स को याद करवाया जाएगा। आप बने रहिए, पूरे वीडियो को देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है, तो स्वाभाविक है लोथल। लोथल से कैसे याद रहेगा कि बंदरगाह है, तो देखिए ये रहा थल, ठीक है। थल जल और थल होता है ना, तो जल वाला ल है, ये जल और थल। तो देखिए अगर ये ऐसे किनारा होता है, जैसे इंडिया का ये नीचे प्रायद्वीपीय भारत है, तो नीचे ये पूरा जल है, सी है, इधर का आपका अरेबियन सी है और इधर का बे ऑफ बंगाल वाला सी है, ठीक है, और नीचे इंडियन ओशियन है। तो ये आपका थल वाला इलाका है, थल मतलब ज़मीन है, और ये है जल, ठीक है। तो ये जल का ल ले लिए, लोथल जो है आपका क्या है, पोर्ट सिटी है। आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये अहमदाबाद ज़िले के भोगवा नदी के किनारे, ये तो आपको याद करवा ही दिया गया है, भोगवा नदी। उसके बाद हड़प्पाकालीन बंदरगाह था, ये भी याद करा दिया गया, और ये पोर्ट सिटी है, ये भी समझ में आ ही गया आपको। उसके निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है, तो स्वाभाविक है लोथल है, आपको पहले ही बता दिया गया है। और भी जो नाम दिया गया है वो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे फैक्ट आएगा वो आपको याद करवा दिया जाएगा, ठीक है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में किस नदी के किनारे मिला है, तो स्वाभाविक है नर्मदा घाटी के। तो देखिए नर्मदा को ऐसे याद रखें, नर और मदा। नर मतलब ये आदमी को बोलते हैं, और मेल को बोलते हैं, और फीमेल को मदा बोलते हैं, मादा। तो नर्मदा घाटी के किनारे ही मतलब उसका जीवाश्म मिलेगा, प्रथम मानव का जीवाश्म, ठीक है। तो नर्मदा नदी याद रखिएगा ऐसे। भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा अवस्थित हथनौरा से मिला है। हाथ वहीं पे मिला हुआ ना, हथनौरा से हाथ को रिलेट करेंगे, तो जहाँ पे मानव का मिलेगा वो वहीं पे हाथ मिलेगा, जहाँ पे मानव का कंकाल मिलेगा वहीं पे हाथ का भी कंकाल मिलेगा। तो हथनौरा से मिला है, ठीक है। पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसका खोज जो है अरुण सोनकिया ने किया था 1982 में। अगला है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा की किस शैली से प्राप्त हुआ है, तो इसका ई ऑप्शन होगा, क्योंकि गंधार और मथुरा दोनों शैली में सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। दो गुट है, जो एक गुट जो है मथुरा शैली को प्राचीन मानती है, और दूसरी गुट गंधार शैली को प्राचीन मानती है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए कुषाण काल ही गंधार एवं मथुरा काल शैली के तहत बुद्ध और बोधिसत्वों के बहुसंख्यक मूर्ति का ये विकास हुआ था, मतलब निर्माण किया गया था उस समय। वहीं जो मैंने बताया वो सब अभी लिखा हुआ है इसमें, आप पढ़ लीजिएगा। आपको एक एक चीज़ को अगर डिटेल में बताया जाए तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और आप देख नहीं पाएंगे पूरे लास्ट तक। तो इसलिए थोड़ा सा जो भी फैक्ट्स दिया हुआ है बॉक्स के अंदर में उसको मैं ऐसे बोल करके बता दे रहा हूँ, हाईलाइट कर करके। भारत में पहला साम्राज्य का स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था, तो आपको भी पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का गणना भारत के महान शासकों में होती है, ठीक है। ये प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे, ऐसा पहला सम्राट था जिसका बृहत्तर भारत पर शासन था। अगला है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन हुआ है, तो ये है आपका, देखिए कलिंग का विजय का उल्लेख किस मतलब इसमें दिया हुआ किसी में नहीं हुआ है। कलिंग का एक ही जगह पे हुआ है, जैसे देखिए 13वें शिलालेख में। जो कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अशोक ने लड़ा था। और अशोक जो है अपने कलिंग विजय के बारे में 13वें शिलालेख में बताया अपना, ठीक है, 13वें शिलालेख में बताया है। तो इसमें तो ऑप्शन में शिलालेख है ही नहीं। ये मस्की का दिया हुआ है, जूनागढ़ का दिया हुआ है, रुद्रदामन का दिया हुआ है, हाथी गुम्फा का दिया हुआ है। तो ये अभिलेख कोई भी आपका, ये मस्की जो है, मस्की में तो वो अपना वो नाम बताया हुआ है कि उसका नाम जो है अशोक है, तो ये तो होगा नहीं। इसलिए 13th अभिलेख दिया होता, 13th बृहत अभिलेख, तो उसमें वो आंसर हो जाता है। इसलिए ये ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल मिला है, तो देखिए हल वहाँ से मिला है, कहाँ से, बनवाली से। तो इसको कैसे याद रखेंगे, टेराकोटा का मतलब हुआ कि मिट्टी का बना हुआ हल। तो हल जो होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी का हल बनवाने किसके पास जाते हैं, जो बच्ची होती है वो
हल बनवाने के लिए अपने पापा के पास जाता है तो उनको तो बनाने नहीं आएगा और उनको और भी काम करना होता है। तो उनकी मम्मी खाना बना रही होती है तो उनसे जा करके बोलते हैं कि उसके पापा बोलते हैं कि जा करके अपने माँ से बनवा लो। उसके बाद जो बनवा के आती है तो बोलते हैं उसके पापा कि क्या मिट्टी का हल बनवा ली। मिट्टी का हल मतलब टेराकोटा का हल बनवा ली मतलब बनवाली से मिला है, ऐसे याद रखिएगा इसे। अगर आपको ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए लोगों को अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये ट्रिक का लाभ मिल सके। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेतों के निशान आपको कलिबंगा से मिला हुआ है। तो कलिबंगा जो है किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। ये कैसे याद होगा? तो इसको मैं याद करवा रहा हूँ। जैसे देखिए, कालीबंगन से मतलब होता है, काली मतलब काला और बंगन मतलब होता है चूड़ी। काली चूड़ी कौन पहनती है? औरतें पहनती है, औरतें, और औरतें ही घघरा भी पहनती है। तो कालीबंगा मतलब काली चूड़ी जो पहनती है वहीं घघरा भी पहनती होगी। तो कालीबंगा घग्गर से रिलेट हो गया, एक दूसरे से रिलेट हो गया, ठीक है। और जोते हुए खेत से कैसे रिलेट करेंगे कालीबंगा को? तो देखिए, जब खेत को जुताई किया जाता है तो कहीं ना कहीं देखते होंगे कि कुछ ना कुछ मिलते रहता है। जैसे कहीं पे मिट्टी का बर्तन मिल गया, जैसे जो फेंका हुआ रहता है, प्लास्टिक का रैपर मिल जाता है कुरकुरे वगैरह का, उसी में आप ये याद रखिए कि काली मतलब चूड़ी भी मिलता रहता है। फूटा हुआ चूड़ी किसी का गिरा हुआ रहता है, वो भी जोते हुए खेत में मिलता है। तो कालीबंगा से आपका जोते हुए खेत को याद रखना है। बाकी और भी जो जैसे जैसे आएगा वो आपको याद करवाते दिया जाएगा। हरियाणा में है ये कालीबंगा के। देखिए, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी का हल मिला है। तो ठीक है, बनवाली से पक्की मिट्टी का वो हल मिला है। और खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। ये भी हमने याद करवा दिया है आपका कि भोगवा नदी लोथल के किनारे है। गोदीबारा है, वो एक तरह का पोर्ट है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में ये कालीबंगा मिला है, ठीक है। तो एक चीज़ ऐसे भी याद रखेंगे कि ये राजस्थान में कैसे है। तो कालीबंगा मतलब चूड़ी होता है, और राजस्थान की औरतें जो देखिएगा कि पैर में वो गोराऊं पहनती है, जिसको चूड़ी ही एक तरह से देखिए तो वो चूड़ी राजस्थान के लोग ही पहनते हैं पैर में, हाथ में। तो इससे आपको याद हो जाएगा, या मतलब पूरे ऊपर बाजू तक पहनती हैं औरतें वहाँ की चूड़ी। तो चूड़ी ज़्यादातर रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप राजस्थान से ये रिलेट है, और घग्गर आप रिलेट करा ही दिया है हमने। और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। तो धौलावीरा कहाँ पे है? आपका गुजरात में है, ठीक है। तो धौलावीरा आपका गुजरात में है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, B.S. स्मिथ जो थे वो आपका भारत के जानकार थे, ठीक है। तो ये केवल जानकार थे, ये इनका मोहनजोदड़ो से के खनन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित और M.S. वत्स, ये तीनों के तीनों मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के मतलब जो भी कहीं पे जो भी जगह मिला है उससे ये रिलेटेड थे। वहीं सब इसमें दिया हुआ है कि 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा का बृहदस्थान खोजते हैं। उसके बाद आपका वहीं 1922 में आपका राखलदास बनर्जी द्वारा ये खोजा जाता है, सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो को खोजा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था? तो दयाराम साहनी आपका हड़प्पा का खोज किया था और मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने किया था। आगे ये सब दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोगजकोई का महत्व इसलिए है, तो बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन भी मिला है। बोगजकोई कहाँ पे है? तो ईरान में है। तो ईरान में अगर देखिए, अगर ऐसा हो कि जैसे आपके बिहार में कहीं पे शिलालेख मिले जहाँ पे ये लिखा हो कि यहाँ ये मोदी मतलब नरेंद्र मोदी ने इसे मतलब आज से कई सौ साल बाद अगर ये मिले बिहार से कि मोदी मतलब इसका मतलब ये शिलान्यास किए थे या मतलब इसका निर्माण करवाए थे, तो इसका मतलब ये कि बिहार में भी उनका सरकार था, मतलब इससे यही पता चलता है ना। उसी तरह से या मतलब उनका कोई ना कोई रिलेशन जरूर था, इससे ये पता चलता है। उसी तरह से बोगजकोई जो ईरान में है वहाँ पे एक शिलालेख मिला है, ठीक है, अभिलेख मिला है। वहाँ पे वैदिक देवी देवताओं का मतलब वर्णन होना ये दर्शाता है कि वैदिक देवी देवताओं के बारे में यहाँ पे ईरान तक लोग जानते थे। इसका मतलब कि ईरान में कोई ना कोई मतलब कुछ लोग रहते थे जो हमारे मतलब ये वैदिक देवी देवताओं को भी जानते थे। तो वहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो लोग इंडिया भी आते रहते होंगे। तो ऐसा भी हुआ होगा कि ये जो है ये मतलब दर्शाता है कि जो आर्य जो आए थे, आर्य जो थे वो वैदिक देवी देवताओं को मानते थे। तो आर्य जो थे ईरान से होते हुए इंडिया में आए हुए थे, ठीक है। इससे ये साक्ष्य मिलता है। ये बोगजकोई जो है एशिया माइनर 14वीं शताब्दी में कुछ अभिलेख मिले हैं। अभिलेख ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनमें नाम आर्यों जैसे थे, ठीक है, आर्य जैसे नाम थे वहाँ पे, और संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नातस्य देवताओं का आह्वान करते थे।
तो वहाँ पे जो देवी देवता को मानते थे वो वही लोग आर्य यहाँ भी मानते थे। इसका मतलब कि वही आर्य यहाँ तक इंडिया में आए हुए थे। अगला है, इसको देखिए, ये उतनूर जो है तेलंगाना में है, चिरांद जो है बिहार में है, गुफकराल जो है कश्मीर में है, और पायमपल्ली जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, तो बिहार का चिरांद तो आपको याद हो ही होगा कि चिरांद में है, सारण के चिरांद में है बिहार। और उतनूर जो है, उतनूर तेलंगाना में है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, नूर से आप रोशनी को याद रखिए। नूर तो नूर मतलब दिया में नूर कब तक रहेगा, जब तक उसमें तेल भरा रहेगा। नूर कब तक रहेगा कि जब तक उसमें तेल भरा रहेगा। ठीक है, तो उतनूर को नूर रिलेट करेंगे और तेलंगाना को तेल समझेंगे। ठीक है, तो दिया में नूर तभी तक रहेगा, चमक तभी तक रहेगा जब तक तेल रहेगा। चिरांद आपको मालूम ही है कि बिहार में है। गुफकराल, गुफा जो है कश्मीर में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में आपका ये आता है, जैसे वैष्णो देवी का जो गुफा मंदिर जो है वो गुफा के अंदर में ही है। तो गुफा जो है ज़्यादा आपका ये कश्मीर में पाया जाता है, तो कश्मीर में गुफकराल। और पायमपल्ली आपको लास्ट में पायमपल्ली को याद रखिए कि पायमपल्ली मतलब आपको रिलेट हो जाएगा कि तमिलनाडु में है। इसको खुद से अपना बना लीजिएगा, इसका मेरे से नहीं बन पाया। अगला है कि अंग जो है चंपा। तो देखिए, चंपा नाम की जो डांसर होती है, ज़्यादातर चंपा वगैरह नाम जो होता है वो डांसर वगैरह का ही होता है। तो उसके लोग जो हैं चंपा के अंग के दीवाने होते हैं, मतलब उसके शरीर से मोहित होते हैं लोग। तो चंपा से याद रखना है कि अंग, चंपा से आपको याद रखना है अंग। और आपका तक्षशिला जो है, तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका गंधार में पड़ता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। कौसाम्बी एक मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट का नाम है कौसाम्बी, वो वत्स का मतलब ही होता है वो मतलब जो स्टूडेंट होते हैं उसको वत्स बोलते हैं। और कौसाम्बी याद रखिएगा किसी लड़की का नाम होगा। और मल कुशीनगर का मतलब आता है ये महाजनपद का राजधानी जो है कुशीनगर। मल का जो राजधानी था वो कुशीनगर, आपको मालूम ही होगा कि कुशीनगर में आपका इनका देहांत मतलब इनकी मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। तो वो मल गणराज्य में पड़ता था वो, वहीं यहाँ पे दिया हुआ है टोटल। मल जो है कुशीनगर आपको याद करवा दिया गया है। और अंग चंपा याद करवा दिया गया है। गंधार तक्षशिला आपको मालूम ही होगा, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय वो गंधार में पड़ता है। और आपका वत्स कौसाम्बी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो परुसनी नदी के किनारे हुआ था। तो 10 राजा जो होंगे वो सारे के सारे पुरुष ही होंगे, तो परुसनी नदी के ही किनारे लड़ेंगे ना। जो पुरुष होते हैं वही लड़ाई करते हैं, तो वो परुसनी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। इसके दशरागी युद्ध भी बोलते हैं परुसनी नदी के किनारे, जो चीज़ को हम रावी नदी बोलते हैं। तो परुसनी में र आ रहा है तो र से आपको रावी याद रखना है। रावी नदी, अभी जो नदी है रावी नदी, उसी को परुसनी नदी बोलते थे। इसका जो राजा सुदास जो था, ये 10 राजाओं का संघ को हराया था। 10 राजाओं के संघ को राजा सुदास ने हराया था। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया, तो देखिए इसका साक्ष्य जो है 600 ईसा पूर्व के मतलब उत्तर वैदिक काल में इसका साक्ष्य मिला है लोहे का। तो इसका मतलब देखिए ये 9,000 वर्ष पूर्व ये भी नहीं होगा, 12,000 वर्ष पूर्व ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 2023 चल रहा है। तो 2000 वर्ष पहले, ठीक है, 2000 इस मतलब देखिए इसको बीसी को कैसे शुरू करते हैं, तो देखिए 0 को हम मान लेते हैं कि मतलब ईसा का जन्म हुआ है इस दिन, क्राइस्ट का जन्म हुआ इस दिन। इससे पहले का जो साल होगा वो बीसी कहलाएगा और इसके बाद वाला एडी कहलाएगा। तो 0 से हम लोग तो 2023 तक आ चुके हैं, मतलब 2000 साल आगे आ चुके हैं। मतलब इससे 9000 साल पहले इधर ही आएगा, तो इसका साक्ष्य इधर भी नहीं मिला है, ठीक है। तो ये सब करके आपको ये पता चलेगा कि इसका ई ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है। इसका ये आंसर दिया हुआ था बीपीएससी ने, 68 बीपीएससी का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसके दक्षिण वाले क्षेत्र को देखिए, प्राचीन काल गंगा के दक्षिण वाले क्षेत्र को मगध बोलते हैं। अभी भी मगध जो आपका नीचे वाला जो इलाका है वो मतलब जो पटना के नीचे वाला, उसको सबको मगध वाला इलाका में ही बोला जाता है। तो वो आज भी मगध है। और पहले भी दक्षिण गंगा के जो दक्षिण में होता है उसको दक्षिण बिहार बोलते हैं, वो अभी मगध में ही है। तो तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच में पड़ता था। ये तक्षशिला आपका झेलम और सिंधु नदी के बीच वाले इलाके में पड़ता था। और चोल जो था गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित है, तो चोल इसका आंसर आपका। और अनर्थ जो है एक महाभारत के समय का वो वैदिक कालीन साम्राज्य था, तो इसका ई ऑप्शन हो जाएगा, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं।
अब अगला है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम झील जलाशय है, ठीक है, की मरम्मत किसने करवाई थी? तो रुद्रदामन ने करवाई थी। रुद्रदामन का ही मतलब ये एक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें ये दिया गया है ये पूरा डिटेल। तो देखिए रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख है जो कि गुजरात में, जूनागढ़ जो है वो गुजरात में ही है, तो गुजरात में है। गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है वो जो अभिलेख है जूनागढ़ का, वहीं से मिला है। ब्रह्मी लिपि में लिखा हुआ है और संस्कृत का भाषा का ये अभिलेख सबसे प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है, मतलब सबसे प्राचीनतम अभिलेख है ये, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन यहीं अभी तक मिला है जूनागढ़ का अभिलेख जो कि रुद्रदामन का। तो आपसे एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रुद्रदामन का अभिलेख कौन सा है, तो जूनागढ़ अभिलेख, या जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो वो रुद्रदामन का है। तो इसमें जो है इस अभिलेख में सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब रुद्रदामन। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा के मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस काल की महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये है गुप्त काल की, ठीक है। ये भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है 68 का। तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है और यह गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है। वहीं इलाहाबाद का प्रयागराज के गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर जो है वो भी गुप्तकालीन ही है। तो दोनों गुप्तकालीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त कला। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसको कैसे याद रखना है? जैसे सोनम होती है ना, सोनम कपूर, सोनम कपूर, ठीक है। तो सोम जो है नौ मतलब नौवें मंडल से रिलेटेड है, तो नौवां मंडल सी ऑप्शन। सोनम कपूर याद रखिएगा, सोम जो है 9वें मंडल से रिलेटेड है। अगला है ऋग्वेद, मतलब इसी में देख लेते हैं कि 10 मंडल है टोटल। 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। उसके बाद वो सोम जो है वो एक तरह का पेय पदार्थ था जिसे हम आजकल मदिरा बोलते हैं, दारू बोलते हैं, वाइन। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिला हुआ है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, ये सब जो है आपका 10वें मंडल में है। इसका अगला है 9वां मंडल, जो है 9वें मंडल में किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है आपका सोम और उस पेय पर नामकृत देवता को समर्पित है। ये सोम को 9वां मंडल, इसी से आपका आंसर बन जाएगा। गायत्री, तो देखिए गायत्री में 3 आ रहा है ना, 3 मतलब 3, तो 3। और एक चीज़ और आ रहा है कि री आ रहा है ना, री से ऋग्वेद। तो गायत्री मंत्र है वो 3वें मंडल में है, 3rd मंडल में है। और गायत्री जो है ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, ठीक है। तो री से ऋग्वेद याद रखिए। तो चलिए यहीं तक अभी इस वीडियो में रखते हैं, अगला वीडियो फिर आ जाएगा, या शुरुआत चलिए इसमें 50 तक कर ही लेते हैं, ठीक है। 50 तक इसमें रहेगा, 50 का एक वीडियो बनेगा और लास्ट में आपको कंबाइन करके एक पूरा वीडियो दे दिया जाएगा एंशिएंट का, उसी तरह से मीडिएबल का। यहाँ पे दिया हुआ है गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के 3य मंडल में दिया हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक ने। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणु से हुआ है, ये महर्षि कणाद ने ये बताया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? गुड क्वेश्चन। तो ये कुंडलग्राम में हुआ था। तो उनका जन्म जो हुआ था, देखिए आपका जो भी चीज़ इनका याद रखना है, महावीर को आप महावीर समझिए। देखिए महावीर उसको बोलते हैं जो सभी मतलब अपने इंद्रियों को जीत चुका हो, ठीक है, उसको महावीर बोलते हैं। जैसे आपका जैन धर्म के महावीर, या हमारे महावीर जो हनुमान जी को भी महावीर बोलते हैं। तो महावीर से आप एक चीज़ याद रखिए कि महावीर को रिलेट कर लीजिए आप हनुमान जी से, और इनके पूरे क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, मतलब इसका जो भी फैक्ट होगा वो आपको याद हो जाएगा। महावीर का मतलब हनुमान जी से रिलेट कीजिए। तो महावीर का मतलब, महावीर का जन्म कहाँ होगा? तो जब छोटा बच्चा रहता है तो कुंडल पहनता है, मतलब जब हनुमान जी जब छोटे थे तो कुंडल पहनते थे अपने कान में, कुंडल बोला जाता है। तो कुंडलग्राम महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम, मतलब जब छोटा बच्चा रहता है तो कुंडल पहनता है, तो महावीर भी जब छोटे होंगे तो कुंडल पहनते होंगे, तो तभी कुंडलग्राम, इसको रिलेट कीजिए। उसके बाद आपका उनकी माता जो है त्रिशला, तो देखिए महावीर मतलब हनुमान जी को रिलेट कीजिए, ठीक है। महावीर हनुमान जी महावीर, ठीक है। और वही महावीर आपका जैन वाले महावीर। तो जैन वाले महावीर को अगर आपको याद रखना है तो आपने हनुमान जी के बारे में आप सोचिए, और उसके बारे में सारा आपका फैक्ट्स मैं अभी याद करवा देता हूँ, ठीक है। तो महावीर जी जो थे, मतलब हनुमान जी को देखते होंगे कि छोटा सा जो बच्चे थे तो बाल हनुमान में वो कुंडल पहनते थे, तो कुंडलग्राम आप उनका जन्म स्थान हो जाएगा। आपको उनकी माता का नाम याद रखना है त्रिशला। तो त्रिशला कैसे याद होगा? जैसे देखिए महावीर जो थे, मतलब हनुमान जी जो थे वो
शंकर जी के अवतार थे, मतलब शिव भगवान के अवतार थे। शिव भगवान के हाथ में हमेशा त्रिशूल होता है, तो त्रिशूल भी वो महावीर से रिलेट हो गया। तो त्रिशूल जो है त्रिशला, त्रिशला से आपको याद रखना है कि त्रिशूल मतलब त्रिशला भी उनसे रिलेटेड थी, मतलब उनकी माता थी। और लिच्छवी गणराज्य में चेतक की बहन थी त्रिशला, ये तो आपको याद रखना होगा। अगला जैसे अब आएगा वो आपको याद करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो 599 में इनका जन्म हुआ था। और आगे जैसे देखिए इसमें मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था। तो देखिए जब भी मृत्यु होता है, किसी का भी मृत्यु होता है, तो उसमें पूरी हम खाते हैं ना, दही पूरी जलेबी और क्या कहते हैं वो चिवड़ा वगैरह मिलता है, तो वो पूरी भी खाते हैं। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, पावापुरी, इसे याद रखिएगा। 599 वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। सिद्धार्थ इनका ज्ञात्री कुल के थे, सिद्धार्थ इनके पिता थे, ठीक है। सिद्धार्थ इनके पिता थे और ज्ञात्री क्षत्रिय थे ये। तो इनके पिता का जो क्षत्रिय, कौन से क्षत्रिय के थे, ये ज्ञात्री कुल के थे, ज्ञात्री क्षत्रिय थे। और ये 527 के मतलब 72 के लगभग में, 72 वर्ष के लगभग में राजगिरी के समीप पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये अपना शरीर त्याग दिए थे। ये 527 ईसा पूर्व भी आप याद रखिएगा, 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी और 72 साल की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली, उनका जो दामाद था जमाली, वहीं उनका पहला शिष्य था। यहीं दिया हुआ है कि जन्म जो था सिद्धार्थ के घर में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उसके बाद प्रियदर्शना उनकी पुत्री का नाम था और उसका प्रियदर्शना का विवाह जो था जमाली से हुआ था और जमाली ही इनका पहला अनुयायी था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है, तो 14 पूर्व जो है वो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर प्रतिनिधित्व करता है, तो देखिए महायान और हीनयान, हीन मतलब जो हीन समझता हो, मतलब किसी चीज़ को मतलब छोड़ने का सोचता रहता है, ठीक है। और महायान मतलब महायान मतलब बड़ा यान। देखिए बड़ा यान कब बनेगा, जब मूर्ति वगैरह उस पर रहेगा। यान से समझ लीजिए कि किसी चीज़ को ढोने का सामान यान, ठीक है। जैसे वायुयान, मतलब एरोप्लेन को वायुयान बोलते हैं। तो यान को समझ लीजिए कि कोई मतलब ऐसा, मतलब कोई व्हीकल को समझ लीजिए, किसी वाहन को समझ लीजिए, ठीक है, महायान। तो उस पर मतलब बड़ा यान कब बनेगा, जब उस पर मूर्ति वगैरह, जब बिहार में जब दुर्गा पूजा होता है, जो आना ही वाला है, और सरस्वती पूजा जो होता है, उस समय भसान भी होता है, ठीक है। तो उस समय मूर्ति को मतलब घुमा करके और ले जा करके मतलब उसका मतलब पानी में विसर्जन कर दिया जाता है, ठीक है। तो महायान तो यान से ही ले जाते हैं। तो मूर्ति से याद रखिएगा कि मूर्ति का जो प्रचलन है वो महायान में है। और हीनयान जो है वो ये बौद्ध को भगवान मानता ही नहीं है। महायान को याद रखिएगा कि महायान भगवान मानता है और महान मानता है उन्हें, और उनकी मूर्ति का पूजा करता है। और हीनयान जो है उन्हें भगवान ना मान करके उन्हें एक गुरु के तौर पर मानता है। तो ठीक है, तो बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं है, और महायान संप्रदाय के लोग देवता मानते हुए उनकी मूर्ति का पूजा करने लगे। ये दो संप्रदाय के बीच का ये मूलभूत प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करने को लेकर के ये चीज़ है। इसका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पे दिया था, तो ये दिया था आपका सारनाथ में, ठीक है। तो सारनाथ में 6 वर्ष के कठिन साधना किए थे, ठीक है। 29 साल की उम्र में ये अपना घर त्याग दिए थे। उसको मतलब घर जो त्यागे थे उसको महानिष्क्रमण, मतलब उसको महाभीष निष्क्रमण बोला जाता है। और 6 साल जब वो भटकते 6 साल तक वो क्या किए थे कि अपना तपस्या किए थे, मतलब मेडिटेशन किए। और वैशाख पूर्णिमा के रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अभी मतलब वो अपना उसके बाद जो जा करके अपने अनुयायियों को या अपने चाहने वालों को ये मतलब धर्म चक्र परिवर्तन मतलब पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। और 4 आर्य सत्य इन्हीं का है, इन्हीं से रिलेटेड है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, उसमें वो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई हो, ठीक है। महापरिनिर्वाण का मतलब उनकी मृत्यु हुई हो, तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई है। अगला है कि महात्मा बुद्ध पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे और राजगिरी, वैशाली में, कौशल में। उसके सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल, श्रावस्ती में किए थे ये। और बाकी और कुछ नहीं है। वही है कि कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य में पड़ता था, वो पहले भी आपको बताया गया है। और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी, वहाँ पे इन्होंने शरीर त्याग दिया था। और 80 वर्ष की उम्र में
483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में 80 साल की उम्र में इन्होंने अपना जगह मतलब ये देह त्याग दिया था। ये शुक्र मदो खाने के बाद रक्तिसार हो गया था इन्हें, जिसके कारण इनके भयानक पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक आपका बौद्ध से रिलेटेड है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक, विनय में देखिए नए हो रहा है मतलब नियम इसमें है, विनय पिटक में आपका संबंधित नियम है। उसके बाद अगला है शुद्ध पिटक। शुद्ध से आपको सत्य वचन याद रखना है, मतलब उपदेश। सत्य वचन उसी को बोलते हैं जो महात्मा लोग बोल देते हैं उसको उपदेश बोलते हैं, या उनका वचन होता है। तो शुद्ध पिटक में आपका वचन हो जाएगा। अभिधम में दर्शन दिया हुआ है, दर्शन, अभिधम में दर्शन। तो 3 पिटक है, त्रिपिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक एंड अभिधम पिटक। त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये जो है ये आपका जैन से रिलेटेड है। इसको हम KFC से याद रखिए। राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। मतलब कंडक्ट का मतलब होगा आपका सटीक क्रिया, कंडक्ट मतलब कार्य, और सच्ची आस्था मतलब फेथ, आस्था से रिलेट करिए आपको फेथ, और के से याद रखिए आपका सटीक ज्ञान मतलब नॉलेज। तो राइट नॉलेज मतलब KFC से याद रखिए कि आपको त्रिरत्न जो है आपके जैन के, ये KFC है, मतलब KFC, के से नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट, ये जो है आपका त्रिरत्न है जैन के। और त्रिपिटक वो आपका बौद्ध से रिलेटेड है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को समान नहीं है? दोनों में एक समान कौन सा बात नहीं है? तो ये है आत्मदमन। बौद्ध वाले आत्मदमन पे फेथ नहीं करते हैं, बाकी अहिंसा पे फेथ करते हैं। दोनों एक साथ ही दोनों मानते हैं कि अहिंसा सही है। वेदों के प्रति उदासीनता, मतलब दोनों जो है दोनों धर्म वेद को नहीं मानता है, रीति रिवाजों को भी अस्वीकार करता है, लेकिन आत्मदमन पर अलग अलग मत है इन दोनों का, ठीक है। तो जिसमें जैन में ये बोला जाता है कि आत्मदमन करना चाहिए, तभी आपको निर्वाण प्राप्ति होगा, या तभी आपको मतलब ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन गौतम बुद्ध वैसा मध्यम मार्ग अपनाते हैं। तो गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग है उपदेश। वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। इसके लिए विपरीत महावीर जो है कैवल्य प्राप्ति मतलब ये घोर तपस्या को, ये आत्मदमन को मतलब ये ज़्यादा मतलब इस पर एम्फेसाइज करते हैं। बोध गया बोधि वृक्ष अपने वंश के कौन सा पीढ़ी में का है? तो ये 5वां या 6ठा पीढ़ी का है, क्योंकि इसको जो था, जो शुरुआत का जो था, उसको शशांक नाम का जो सम्राट था वो उसको नष्ट कर दिया था, और ये कनिंघम के द्वारा लगाया गया है। ये जो आपका अभी जो दिखता है बोध गया में, वो कनिंघम के द्वारा लगाया हुआ वृक्ष है। तो इससे पता चलता है कि 6वीं पीढ़ी का है, या 5वीं पीढ़ी का भी किसी जगह पे 5वीं पीढ़ी भी बताया गया है। तो इसका दोनों आंसर होगा 5वीं या 6ठी पीढ़ी। इसको बाहर कर दिया गया था मूल्यांकन से, BPSC इसको डिलीट कर दी थी, ठीक है। बराबर की गुफाओं का प्रयोग किस आश्रयगृह के रूप में यूज किया जाएगा? आजीवकों ने। देखिए आजीवक जो था जैन मुनि को मानने वाला था, जैन धर्म को ही मान जाता, लेकिन ये बाद में उसे दूर हटके और आजीवक अपना मुखाली गोसाल जो था, मुखली गोसाल, वो अपना एक अलग संप्रदाय शुरू करते हैं आजीवक। ये आपका मौर्य युग पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाया गया था। अशोक के दशरथ जो पौत्र था, अशोक का पौत्र, उसके समय बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काट करके आजीवकों के लिए आवास बनाया गया था। अशोक के समय बराबर पहाड़ी गुफाओं जैसे देखिए ये जो है आपका सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर नामक गुफा प्रमुख है। इसमें बराबर के गुफा में ये सब प्रमुख है। सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर की गुफा। आजीवक संप्रदाय के मतलब संस्थापक कौन थे? तो मोखाली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद होने के कारण उन्होंने शिष्यता त्याग दी और आजीवक नाम से संप्रदाय शुरू कर दिया। और उनका मत था कि नियतिवाद जो भी होगा भाग्य पर रिलेट करेगा वो। तो अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित या संचालित होती है, यही बोला गया इनके द्वारा। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक देखिए, पाटलिपुत्र का संस्थापक जो था अजातशत्रु ने सोन नदी और गंगा नदी के संगम पे पाटलिपुत्र का किला बना करके किया था। और उडयन जो था, उडयन ने मगध साम्राज्य का राजधानी वहाँ पे मगध का राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र पर ला दिया। तो स्थानांतरण तो भले ही ये किया था उडयन, लेकिन इसका स्थापना जो था वो अजातशत्रु ने किया था, अजातशत्रु। तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, इसलिए ई ऑप्शन इसका सही होगा। उडयन पाटलिपुत्र में, राजगिरी से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था अपना राजधानी को, ना कि उसका संस्थापन किया था। तो स्थापना कौन किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। ये आपका मौर्य वंश तक मतलब देखिए शिशुनाग वंश, नंद वंश,
और मौर्य वंश तक इसका राजधानी रहा था। हसीन मासुका से आपको याद रखना है, हसीन मासुक, हसीन मासुक से आपको याद रखना है। हाँ से हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, न से आपको नंद वंश, म से मौर्य वंश। तो यहाँ तक मौर्य वंश तक पाटलिपुत्र जो है राजधानी रहे। उसका शुंग और कन्नौ में अपना अलग हो गया। ये वहाँ से ब्राह्मण वाला युग शुरू हो जाता है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये है उदयन द्वारा। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला है आपका, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आहार जो है बनास नदी के किनारे है, कैथा काली सिंध के किनारे है, और स्वल्दा जो है, खालदा जो है ताप्ती नदी के किनारे है, और मालवा जो है नर्मदा के किनारे है। इसको आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संघिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ये जो है आपका जैन संघिति का है, ना कि बौद्ध वाला, तो इसलिए जैन वाला आपका स्थूलभद्र होंगे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संघिति सभा आयोजन किया गया था 4th शताब्दी में, ईसा पूर्व में, 400 ईसा मतलब BC में। इसके अध्यक्ष जो स्थूलभद्र थे। सभा जैन के धर्म 12 अंगों का संकलन किया गया था इसी में, पहला संघिति में। आपका अगला है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है। इसका देखिए हर्यक वंश के शासक उदयन या उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थानांतरित किया था। उदयन या उदयन होगा इसका आंसर। ठीक है, उदयन अलग है। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी, मतलब लिच्छवी गणराज्य या वैशाली या बज्जी भी बोलते हैं, बज्जी संघ। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो राजगिरी। बृहद्रथ नाम का एक वंश था, राजवंश था बृहद्रथ। उसके जरासंध जो थे, उसका पुत्र जरासंध था, वो वहाँ का नेता, मतलब वो था, क्या कहते हैं, राजा था। वो उसने राजगिरी को अपना राजधानी बनाया था। और बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से भी मगध का प्रतापी शासक बिंबिसार था। ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार जो था वो मगध का प्रथम प्रतापी मतलब ये था बिंबिसार, और हर्यक वंश से शुरुआत होता है बौद्ध धर्म के हिसाब से। लेकिन अगर पुराणों के हिसाब से देखें, पुराणों में ये दिया गया है कि पहला राजवंश जो था आपका बृहद्रथ था, बृहद्रथ वंश था, जिसका जरासंध जो था वो प्रतापी राजा था, और उसने ही राजगिरी बनाया था, राजगिरी में अपना राजधानी बनाया था। लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर देखते हैं तो प्रथम प्रतापी राजा जो था बिंबिसार था, जिसने हर्यक वंश का स्थापना किया था, और उसकी मृत्यु 492 में हो गई थी। और अजातशत्रु उसको मार करके और राजा बनता है, राजा अजातशत्रु को मार करके उसका पुत्र उदयन बनता है। यही जो था राजगिरी से अपना पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है अपना राजधानी को। मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे? तो जीवक थे। मगध बिंबिसार चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रचंड, मतलब ये चंड प्रधोत जो था उसका इलाज करने के लिए भेजा था जीवक को। अजातशत्रु का वंश कौन था? तो अजातशत्रु का हर्यक वंश था, हर्यक वंश का ही था। हर्यक वंश का संस्थापक आपका ये था, अपने बेटा को मार कर, मतलब बाप को मार करके अजातशत्रु बन जाता है, उसके बाद उदयन मार देता है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार इसका आपका हर्यक वंश का संस्थापक था। तो उसी का वंश का था हर्यक वंश के बृहद्रथ के बाद आपका कौन आया? अजातशत्रु। उसके बाप को मार करके, अजातशत्रु को मार करके उदयन राजा बनता है। और वो ये हो गया। 50 तक ही इस वीडियो में रहने, नहीं तो बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप देख नहीं पाएंगे पूरा लास्ट तक। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।